हेलो सर। सर नहीं आए हैं। सर नहीं आए हैं क्या? नहीं। नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। सर क्यों नहीं आ रहे हैं? यार टीचर को लेके मजाक मत किया करो, ठीक है? हाँ सही बोल रही है। एकदम सही। करेक्ट है बॉस। अरे साक्षी माइक बंद करो। लागते सर आज तुझ भुला गए हैं। साउंड कम आ रहा है क्या तुम लोग का? इतना तो आ रहा है और कितना चाहिए भाई। हाँ अरे पता नहीं, पता है डीजे अपनी लगवा दो क्लास में यार। ना मेरा साउंड कम, मतलब फोन का साउंड कम आता है। कल भी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। कान साफ करो मेरे ना। भी नहीं आ रहा था। अबे सही में नहीं आ रहा था, मजाक मत कर। अरे वॉल्यूम बढ़ा ले। आइला क्लास चालू ना। साफ कर लो एक बार। आप ही का इंतजार हो रहा था। किसका? अभी बढ़ा हुआ है दुर्गेश, एकदम फुल पे है भाई, नहीं आ रहा है। हेडफोन यूज करो ना। अबे 4 तो हेडफोन खराब हो चुका है पूरा। 5 और कर नकली लेना, वाला और लोगे क्या? तो इसी तरह ना होगा ना। और उसके बाद 100 रुपए वाला वापस हेडफोन लेने लेगी तो वाले ना। ऐसे ही होगा। अरे डीजे से कनेक्ट कर ले। मेरा भी भाई ईयरफोन मेरे खराब हो पास गया। पूरा मोहल्ला नीट क्रैक कर लेगा। डीजे से कनेक्ट करेगी ना, पूरा मोहल्ला नीट क्रैक कर लेगा। अच्छा होम स्पीकर। अरे रुक, देखो मेरा मिट्ठू दिखाऊं, रुक जाना। नहीं देखना है। मत देख। रात में बुरे सपने आएंगे नहीं। इतना भी खराब नहीं दिखता यार। चल आ गया। सब मिठू का तो एक ही शक्ल होता है, उसमें कोई बड़ी हाँ तो बात क्यों थोड़ी है। बोल रहा था उस दिन? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो कुछ अच्छा। देखूंगा, मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। रिकॉर्डेड हो रहा है भाई यहाँ पर, मतलब यार कभी और। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ मुझे गुड आवाज आ इवनिंग। रही है। गुड सर इवनिंग आप सर। यस दिखाई नहीं सर। दे रहे हो पर। मैं नहीं कर सकता, दिक्कत है यहाँ मैंने पर। अभी शुरू किया था। अच्छा
हाँ बेटा करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। बेटा ये मूल कंसेप्ट का लेक्चर 3rd है अपने पास, ठीक है। देखो अब क्या है, इसमें जो टाइप अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सभी सुनना ध्यान से। इसमें जो टाइप है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते तो वो आपके लिए फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होते, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। संयोग के नियम, ठीक। तो देखो इस के अंतर्गत अपने पास कौन कौन से नियम आते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ, बहुत आसान से है बेटा, आप कहेंगे हमें पता ही था सर, फिर क्या नई बात। पर देखो आप ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या है? इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, the gram quantity which take part in these changes will be equal to gram quantity of product form। अभी आ जाएगा समझ में। मैं पहले क्या है इसको हिंदी में लिख देता हूँ। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में क्रियाकारक की जितनी ग्राम मात्रा भाग लेती है प्रोडक्ट की भी उतनी ही ग्राम मात्रा बनती है। ठीक है, तो बेटा देखो रूल बहुत ही आसान सा है, ठीक है। अभी आपको आ जाएगा समझ में, बहुत ही आसान सा रूल है भाई। जैसे अपन बोले N2 + 3H2, इससे बना आपके पास 2NH3। अगर रिएक्शन में इसके 28 ग्राम और इसके 6 ग्राम
पूरे पूरे ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो NH3 का बनेगा वो टोटल कितना बनेगा, 34 ग्राम। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट चेंज में मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और आप इस मीनिंग को भी समझना। मान लो फिजिकल चेंज लेते हैं, H2O लिक्विड से अपन ने H2O गैस बनाया। ठीक है, मान लो ये शुरू में 100 ग्राम था, ये 0 था। अब क्या है, 100 में से 25 ग्राम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। रिएक्शन में कितने ग्राम ने पार्टिसिपेट किया, 25। तो ये 25 इंपॉर्टेंट है कि जितने ने 25 ग्राम अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी ग्राम मात्रा में जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 25 ग्राम बनेगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, तो जितनी बेटा पूरा मीनिंग समझना ढंग से। एक एग्जांपल और लेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास है 2A + 3B इससे 6C है। इसके शुरू में 40 ग्राम थे, इसके 50 ग्राम थे। ठीक है, अब ड्यूरिंग रिएक्शन इसके 5 ग्राम ने पार्टिसिपेट किया, इसके 10 ग्राम ने। ठीक है, मतलब इसने भाग लिया, इतने ने पार्टिसिपेट किया, इतने ने भाग लिया रिएक्शन। तो इनिशियल कितना था इससे लेना देना नहीं है। जो नया बनेगा वो दोनों का मिलाकर कितना बनेगा, 15 ग्राम। तो ये लॉ है। आप कहेंगे सर हमें भी पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है, जितने ग्राम रिएक्टेंट खत्म हुआ है उतने ही ग्राम नया क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा रूल है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जब सारे लॉज कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द ग्राम क्वांटिटी, ये ग्राम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट है, ग्राम क्वांटिटी रिएक्टेंट। ठीक है, विच टेक पार्ट इन दीज चेंजेस विल बी इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब आप में से कोई बताएगा, इसमें नोट करके एक बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट और आपने सुनी भी होगी। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, बेटा कौन सी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, या हिंदी में लिखूंगा, बताओ कौन सी। ये लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, किसी को पता है ये कौन सी रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता? नहीं, किसी को नहीं पता? आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। 11th में कुछ पढ़ा हो, है बड़ी फेमस सा नाम है उस रिएक्शन का, जिसमें मास डिफेक्ट हो जाता है। याद करो, याद आया? मास किस में खत्म हो जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है ना बेटा? यस सर। न्यूक्लियर। तो ये कौन सी अभिक्रियाओं में? ये बेटा ये आ चुका एग्जाम में, हालांकि आने के चांस कम है। अब पहले पेपर में क्या है 100 क्वेश्चन आते थे, तो उस समय था कि छोटे छोटे भी आ जाते थे, और अब इसमें क्या है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है। तो ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आता है लॉ ऑफ डेफिनेट। ठीक है, सही कर देते हैं इसके स्पेलिंग। सर फर्स्ट वाले लॉ में जैसे कि किसी रिएक्शन में हम H2O, O2, CO2, SO2 ऐसे जो गैसेस है वो रिलीज होते हैं, तो उस पे भी मास मतलब किसका सेम रहेगा हाँ एग्जैक्ट? हाँ, वो तो जो बनेंगे ना भाई, अगर 20 ग्राम रिएक्टेंट में रिएक्शन हुई है, जो बचा है उससे मतलब थोड़ी है अपने को। अपन तो ये कह रहे हैं जो बनेंगे ना वो तो सारा जो उड़ गया वो भी मास में काउंट होगा बेटा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यस सर, यस सर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अपन ने सारे रिएक्टेंट मिला के 1000 ग्राम लिया था, अब क्या हुआ 600 ग्राम सब ने मिला के 600 ग्राम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो प्रोडक्ट भी मान लो 5, 6, 10 बन रहा है, लेकिन सबका अब वो कोई उड़ गया कोई उससे लेना देना नहीं। जो सबका मिला के मास आएगा ना वो 600 ग्राम ही होगा। समझ गए मेरी बात? यस ठीक सर। है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है,
निश्चित, या इसको बोलते हैं नियत, लॉ ऑफ डेफिनेट, नियत अनुपात का नियम। बेटा ये भी बड़ा आसान सा है, ठीक है, और आप कहोगे सर ये भी हमें पता ही था, ठीक है। इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ gram quantity of different elements are always in fixed constant ratio irrespective of preparation method। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया, अभी आ जाएगी बात समझ में आपको। सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों का, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों की ग्राम मात्रा का अनुपात सदैव नियत रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, ठीक है। बेटा आप ध्यान देना, वो कहता है, आप समझ में आ जाएगी आपको बात। जैसे CO2 है, ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अगर इनकी ग्राम मात्रा के अनुपात की बात करें तो कार्बन का जो ग्राम आ रहा है बेटा वो 12 आ रहा है, ऑक्सीजन का 32 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये है, वो कह रहा है कि अब एक, मतलब अभी मैं समझाता हूँ उसकी फिजिबिलिटी क्या है। एक स्टूडेंट ने CO2 को ऐसे बनाया, कार्बन इससे बनाया, एक स्टूडेंट ने CO प्लस हाफ O2 से CO2 को बनाया, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, CaCO3 को गर्म करके CaO प्लस CO2 बनाया। एक ने क्या किया, एटमॉस्फेयर में भी CO2 है, इससे CO2 प्राप्त करें। बेटा वो सिर्फ इतनी सी बात आपको बताना चाह रहा है, आप सुनना मेरी बात। आप किसी भी मेथड से ये जो सारी CO2 बनाओगे, ये इस मेथड से बनाई, इस मेथड से बनाई, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो ग्राम मात्रा का अनुपात आएगा वो 12:32 ही आएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता क्या, 10th के बाद 11th का ये पहला चैप्टर होता है, तो वो आपको बताना चाहता है, बहुत आसान शब्दों में बताना चाहता है। वो कहता है कि आप यूं नहीं घबराएं कि किसी ने CO2 इस मेथड से बनाया, किसी ने उससे, या कहीं किसी और, सारे CO2 एक जैसे होंगे, उसमें ग्राम क्वांटिटी का रेशियो बिल्कुल वही होगा जो CO2 चाहे इस मेथड से बनाया चाहे उस मेथड से बनाया। आप कहोगे सर हमें पता ही है, पर एज ए साइंटिस्ट उसने कहा कि हाँ कोई अंतर नहीं होगा, बस आप ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसमें भी क्या है, नोट करके बेटा किसी को पता हो तो वही बात कि एक्सेप्शनल बोल दो, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, यहाँ हिंदी में लिख दो। पता है ये किस पे लागू नहीं होता ये नियम, किसी को पता है क्या, 11th का कुछ पता हो?
कोई भी बेटा आप में से? कोई भी? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। यस सर, आ रही है। तो बेटा ये नहीं एप्लीकेबल होता है आइसोटॉप्स पर, समस्थानिकों पर। बेटा ये वाला पॉइंट आप याद करना, ठीक है ना? अभी मैं बताऊंगा, आप इस पे बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी सारे लॉज हो जाए। थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर आता है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। when two elements combined in two or more than two ways, then different gram quantity of one element which is combined with 6 gram of other element will be in multiple ratio। तनु, माइक ऑफ कर। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। यदि दो तत्व दो या दो से अधिक प्रकार से संयुक्त होते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न ग्राम मात्रा जो कि दूसरे तत्व की निश्चित ग्राम मात्रा, इसको सही करते हैं, निश्चित ग्राम मात्रा से संयुक्त होती है, वह सदैव गुणित अनुपात में होती है। हाँ बेटा, आप देखो, आपको है ना ये वाला रूल जो है ये समझना है, ठीक है। मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये 11th में सब्जेक्टिव में सब लिखना होता था, ठीक है। बाकी क्या है, अगर अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है, सीधे सीधे अभी मैं लास्ट में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से कि भैया ऐसे करना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो बेटा, पहले रूल क्या होता है बेटा, ये देखना पहले रूल किस पे लगता है बेटा, इसमें फिक्स है। पहली बात तो इसमें फिक्स्ड है कि दो एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। और उनके दूसरी बात क्या, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके आप तो दो या दो से ज्यादा
कंपाउंड बनने चाहिए, ठीक है, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैं ये कहूँ सोडियम और क्लोरीन, इससे केवल NaCl बनता है। क्या आपने कभी सुना क्या कि इससे NaCl2 बनता है, या कभी आपने ऐसा सुना ऐसा कंपाउंड कि Na2Cl बनता है? पहले बताओ मेरे को। ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो ये इस पे इन दो एलिमेंट्स पे ये रूल लगेगा ही नहीं। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। आप कहेंगे सर तो वो तो बताओ जिन पे लगता है, उससे कुछ समझ में आएगा। तो ये देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से आपको पता है ना कि भाई ये दो तो आपने सुना ही है, CO भी बनता है और CO2 भी बनता है, तो ये दोनों पाए जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये रूल बनेगा, इस पे ये रूल लगेगा, मतलब इन दो पे ये रूल लगेगा। अगर मैं ये बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपको पता है H2O भी बनता है और H2O2 भी बनता है, तो इस पे भी ये रूल लगेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, तो बेटा MgCl2 तो बनता है, पर इसके अलावा कोई और MgCl या MgCl3, ठीक है, ऐसा कुछ बनता नहीं है, तो अपन कहेंगे इस पे ये रूल नहीं लगेगा। तो पहले आप ये बताओ ये रूल किन पे लगेगा? आपको आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। अब ध्यान दो बेटा, ये कहता है रूल क्या है, ठीक है, मैं एक बड़े एग्जांपल से समझाता हूँ रूल, ठीक है। जैसे इसने क्या बोला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लेंगे। इसने कहा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, ठीक है, मुझे पता है नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं, N2O बनता है, NO को N2O2 भी लिख सकते हैं, ये समझने में आसान रहेगा और कोई बात नहीं, N2O3, N2O4, और एक क्या बना, N2O5। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ग्राम ले लिए, ग्राम का रेशियो। तो बेटा यहाँ तो ये 28 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया 16, ये भी 28 आ गया, और ये कितना आ गया 32, ये 28 आ गया, और ये कितना आ गया 48 आ गया, यहाँ ये 28 आ गया, ये 64 आ गया, ये 28 आ गया, और ये कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। मैं इसको और छोटा करता हूँ, ठीक है। आप देखो, पहले मेरे को ये बताओ, नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड बनते हैं, आपको आगे ये बात समझ में, 5 ऑक्साइड P ब्लॉक में आपने पढ़े भी होंगे। यस सर। जी सर। अब सब जगह देखो एक की फिक्स ग्राम मात्रा, अगर मैं इसको NO भी लिखता ना तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 28 कर देता। चलो उस पर परेशान मत हो आप, नाइट्रोजन के फिक्स ग्राम के साथ, मतलब मैं ये बोलूं नाइट्रोजन के 28 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के जो ग्राम है, ऑक्सीजन के जो ग्राम है, ठीक है, ऑक्सीजन के ग्राम, बट आप ये देखो 16 रेज टू, ध्यान से देखना, 16 रेज टू 32 रेज टू 48 रेज टू 64 रेज टू 80। बेटा इसका मतलब ये किस रेशियो में आ रहा है, 1 रेज टू 2 रेज टू 3 रेज टू 4 रेज टू 5, मतलब ये एक सिंपल रेशियो आ रहा है। मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीपल रेशियो, मल्टीपल रेशियो, ठीक है। बेटा मैं है ना अब आपको रूल बोलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट ध्यान से सुनना। देखो वो कहता है बेटा, लैंग्वेज क्या थी ऊपर मैंने लिखी हुई है, when two elements combined by 2 or more than, योग तत्व दो ही होने चाहिए, जब दो तत्व दो या दो से अधिक प्रकार से संयुक्त होते हैं। बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप से कंबाइंड हो रहा है, तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया 5 टाइप से। देन डिफरेंट ग्राम क्वांटिटी, एक एलिमेंट की जो भिन्न भिन्न ग्राम मात्रा है, दूसरे की फिक्स ग्राम क्वांटिटी, नाइट्रोजन की फिक्स 28 से जब ये कंबाइंड होंगे तो इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, मल्टीपल, गुणित अनुपात आएगा। आप कहोगे सर हमें तो मैथमेटिकली, बेटा वो पता है क्या कहना चाह रहा है, वो उसकी फिजिबिलिटी, यथार्थता,
आपको समझाता हूँ उसकी फिजिबिलिटी। आप 11th क्लास में हैं, ठीक है, वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपको वो फ्री करना चाह रहा है, आपको कह रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या घबराने की जरूरत नहीं है? कि भाई जब Fe और ऑक्सीजन से अगर कंपाउंड FeO बन रहा है तो कोई दूसरा मिलेगा तो Fe2O3 मिल रहा है, Fe3O4 मिल रहा है। वो कह रहा है आपको ऐसे ही कंपाउंड मिलेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। वो एक्सेप्शनल केस अलग बात है कि 0.08 O 1.29 कि ऐसा फर्जी कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको। वो कहता है कि बहुत नॉर्मल कंपाउंड मिलेंगे, इसको मैथमेटिकली बोलते हैं जो मल्टीपल रेशियो में होते हैं। वो कहता है सल्फर और ऑक्सीजन से अगर आपको मिल रहा है तो SO2 मिल रहा है, आपको SO3 मिल रहा है, तो बहुत आसान से एक में 1:2 था, एक में 1:3 था, तो बहुत सिंपल से कंपाउंड मिलेंगे। आप बिल्कुल घबराए नहीं। भाई कॉपर और ऑक्सीजन से जो ऑक्साइड मिलेंगे वो Cu2O मिलेगा, CuO मिलेगा। तो वो जो फिजिबिलिटी कहना चाह रहा है वो ये है, ठीक है। ये तो देखो आपको समझाने के लिए था, नहीं भी समझ में आया तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि क्योंकि इसमें क्या है, या तो 11th में क्वेश्चन बन सकता था, जब 11th का कोई स्टूडेंट है तो हमें पूरा समझाना पड़ता है ढंग से और न्यूमेरिकल भी कराने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है एक टाइप बन जाता है देन प्रूव, सिद्ध करके बताओ। तो सिद्ध करने में क्या होता है कि आपको पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन आएंगे तो अपनी समस्या ही दूर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं वो अपन देख लेंगे, पर मैंने एक बार रूल बता दिया। अब बेटा क्या है 4th नंबर, बेटा ये 4th वाला थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। मैं है ना इसको 2 पार्ट में रूल को लिखूंगा, पहला पार्ट जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दूसरा मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको, पर आप परेशान मत होना अगर समझ में नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड सा रूल है, समझ में नहीं आया तो ये ज्यादा बिल्कुल नहीं, काम का पहला ही है, पर क्योंकि रूल है तो मैं आपको वो दूसरा पॉइंट भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहला, इसका जो पहला है इसका नाम है रेसिप लॉ ऑफ, इसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। आपने नाम सुना भी होगा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये नियम नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इन इट 3 elements take part and 3 compounds are formed by combination of each other element। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। हिंदी में कर देता हूँ, इसमें 3 तत्व भाग लेते हैं, वह आपस में संयुक्त होकर, वह आपस में संयुक्त होकर 3 यौगिक बनाते हैं। अभी आ जाएगी बात समझ। सेकंड है इसकी डेफिनेशन, three elements combined with each other then ratio of 2:1
Gram ratio of direct combination and gram ratio of two elements which combine fixed gram of third element will be in simple ratio. बेटा मैंने आपको बोल दिया, मैं एक बार बता रहा हूँ, अब आप इस पे परेशान मत होना, ठीक है? मैं समझाऊंगा, आप इतना मेरे को पता है 50% स्टूडेंट को आ जाएगा समझ में, ठीक है? पर क्या है, इस पे कोई परेशानी होना नहीं है। तो पहले हिंदी में लिख देता हूँ। 3 तत्व। हेलो सर। हाँ सर ये 2 के बाद क्या लिखा है? रेशियो लिखा है क्या? 3 ओके सर। तत्व मिलकर 3 यौगिक बनाते हैं तो 2 तत्वों का ग्राम अनुपात का अनुपात जो कि सीधे संयोग से व 2 तत्वों की वह ग्राम मात्रा जो तीसरे तत्व की निश्चित ग्राम मात्रा से संयुक्त होती है, वह सदैव सरलतम अनुपात में होती है। बेटा अब ये बड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज, अब क्या है, जो है परिभाषा तो जो है वही लिखनी पड़ती है अपने को। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, जो आपको समझना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है? भाई किन पे आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा होगा कि किस किस पे एप्लीकेबल। आप ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके CH4 बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, और ये क्या बनाता है? CO2, ठीक है? तो आप कहोगे, जब आपको क्वेश्चन में एक ये दे रखा होगा कि CH4 CO2 एंड H2, तो आप कहोगे हाँ भैया ये सारे आपस में कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तो इस पे ये रूल एप्लीकेबल है। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया कि सर मैं अगर ये दे रखे हूँ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, कि ये C2H6 दे रखा हो, ये H2O2 दे रखा हो, और ये CO2 ही दे रखा है, या CO भी हो सकता है, इन पे लगेगा। मैं कहूँगा हाँ, कॉम्बिनेशन से जो भी पॉसिबल है अगर वो दे रखा है तो बिल्कुल उस पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो, अगर ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, इससे मुझे पता है NH3 बनता है, इससे HCl बनता है, इससे NCl3 बनता है। मैं कहूँगा हाँ बकायदा इस पे ये रूल लगता है। पर अब आप ये देखो, अगर वो 3 एलिमेंट ऐसी बात कर दे, सोडियम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तो अब आप ध्यान देना बेटा, इससे तो MgCl2 बनता है, इससे NaCl बनता है, पर आप देखो इन दोनों से मिलकर कुछ बनता है क्या? नो सर। तो अपन कहेंगे भैया इन दो पे, मतलब सोडियम मैग्नीशियम से ये इस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? ठीक है। यस
बेटा 3 एलिमेंट होने चाहिए, और मतलब इसकी पहचान ये है, जैसे मैंने ये लिखा ऊपर वाले में, जैसे NH3 लिखा, HCl लिखा, NCl3 लिखा। आप बताओ टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? सारे अलग अलग सब में देख लो कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं? 3। 3। और 3 ही प्रकार के यौगिक बन रहे हैं, और तीनों अलग अलग हैं और आपस के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं भैया। भाई 3 यौगिक अलग अलग निकाल लो, हाइड्रोजन, ये यौगिक इन दोनों से बन गया, इन दोनों से बन गया, इससे बन गया। तो ऐसा भी होना जरूरी है, तभी वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उस पे जो ये है अनुपात का, व्युत्क्रम अनुपात का नियम लागू होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन, पहले मैं लॉ की बात कर लूं। ठीक है बेटा, मैं है ना प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इसको मैं है ना आगे है ना ये लॉ मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा बेटा, ये है ना ये थोड़ा है काम, बताता हूँ मैं आपको। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इससे बना CH4, इससे बना CO2, इससे बना H2, ठीक है। इसके लिए इस लॉ को समझा रहा हूँ, आप जो बोलो वो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लॉ ये है। आप बताओ कौन से 2 एलिमेंट को? आप जो बोलो, कार्बन सर, कार्बन ऑक्सीजन ले लो, कार्बन हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लो, कोई भी 2 एलिमेंट बताओ कौन से लो, कोई से भी 2 बता दो। सर क्या मीथेन और वाटर। नहीं एलिमेंट तत्व बताने हैं आपको कि मुझे कौन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, इन्होंने कहा कार्बन और ऑक्सीजन, मुझे क्या है इसका ग्राम क्वांटिटी का रेशियो लेना है जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से प्राप्त हो, फिर वापस मेरे को ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन की वो ग्राम मात्रा लेनी है जो हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ना, इसके फिक्स्ड ग्राम से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के फिक्स्ड ग्राम से। अब जो ये रेशियो आएगा ना, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रेशियो है एक सिंपल रेशियो आएगा। मैं वापस बोल देता हूँ बेटा, नियम क्या है? नियम ये कहता है 2 अनुपात का अनुपात। बेटा 2 अनुपात दिख रहे हैं आपको, कार्बन और ऑक्सीजन की ग्राम मात्रा, यहाँ नीचे भी कार्बन और ऑक्सीजन की ग्राम मात्रा का अनुपात, 2 अनुपात। 2 अनुपात कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट, अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या बन रहा है? CO2। कार्बन कितना हो गया बेटा? 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 32। पहले बताओ, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में 12 और 32 आ रहे हैं, ये बात आ गई समझ में? यस सर। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है वो समझ लो। इनडायरेक्ट का मतलब ये है, CH4 के जब 12 ग्राम थे तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम थे, यस सर। ठीक है। दूसरे वाले में क्या था? H2O में हाइड्रोजन के 2 ग्राम थे तो इसके 16 थे। अब मैंने क्या किया, इस वाले में ही हाइड्रोजन के भी 2 ग्राम कर दिए, तो ये कितना हो गया? 6⁻² हो गया। पहले बताओ, इस 12 और 4 को मैं 6⁻² लिख सकता हूँ? यस सर। तो सर अब आप 3:1 भी तो लिख सकते हैं। कितना? सर, नहीं, मैं इक्वल कर 3:1। रहा हूँ ना, दोनों के इक्वल ग्राम कर रहा हूँ। नीचे वाले में 2 ग्राम थे तो ऊपर वाले में भी 2 ग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। सर उसको भी तो फिर 1:8 कर सकते हैं। हाँ, वो समझ गया मैं आपकी बात। तो बेटा आप 2 ग्राम मैंने फिक्स ग्राम ले लिए, हाइड्रोजन के 2 ग्राम। अच्छा, अब मेरे को बताओ, हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कार्बन के कितने संयुक्त हो रहे हैं? 6 ग्राम। ऊपर कितना आ गया? 6। कार्बन के 2 ग्राम से ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं? 16 ग्राम। बेटा आ रही है बात समझ? बोलो। यस सर। सर वंस मोर। तो अब इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये आ गया मेरे पास 6⁻², देखो 2 से डिवाइड किया, 6⁻16 आ गया, ये भी 6⁻16 आ गया, तो ये रेशियो कितना आ गया? 1:1। 1:2 भी आ जाता, 1:3 भी आ जाता तो सही था। तो ये हमेशा एक सिंपल रेशियो आएगा, वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अपन टाइम ही वेस्ट करेंगे, इसको मैं वापस बता के भी टाइम ही वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो, जो समझना है ना वो मैं आपको बताऊंगा अभी।
क्वेश्चन जो आते हैं। सर अगर कोई और दो एलिमेंट लेते हैं जैसे HC या OH तो भी यही आता ऐसा है। तो करके चलो तो भी 1:1 आता। 1:1 नहीं है, वो कोई सा भी रेशियो आए। चलो अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं एक इसी एग्जांपल में कोई दूसरे दो एलिमेंट लेके समझा देता हूँ। भाई मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बना CH4, ये बना H2O, सॉरी ये CO2, ये बना CO2, ये बना मेरे पास H2O। अब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ले लिए। मैंने कहा ये रूल क्या है, एक रेशियो है। किन दो का रेशियो है? ग्राम क्वांटिटी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की ग्राम क्वांटिटी का रेशियो है, जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। डायरेक्ट, आप बताओ डायरेक्ट किस में बन रहे हैं? मेरे को ये बताओ डायरेक्ट किस में बन रहे हैं? H2O में। H2O में। तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम है और ऑक्सीजन के कितने? 16। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो 2/16 लिख दो। सभी स्टूडेंट ध्यान दो, पहले बताओ ये 2/16 क्यों, 2/16 क्यों लिखा? समझ गए बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब रूल क्या कहता है? इसके बाद कार्बन के एक फिक्स ग्राम ले लूंगा, फिक्स्ड। इससे हाइड्रोजन के जितने ग्राम कंबाइंड होंगे, ऑक्सीजन के जितने ग्राम, वही ऊपर जो लिया है, लेकिन कार्बन के फिक्स ग्राम से। अब ये मुझे नीचे लेना, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के कितने? 12, हाइड्रोजन के कितने? 4, ठीक है। तो अब कितना हो गया? दूसरे में मैंने देखा CO2 में कार्बन के कितने? 12, ऑक्सीजन के कितने? 32। तो कार्बन के मैंने कितने फिक्स मिल ही गए मेरे को? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम के साथ हाइड्रोजन के कितने थे बेटा? 4 ग्राम थे। ऑक्सीजन के कितने थे? 32 थे। बोलो। यस सर। अब ये देखो वापस कितना आ गया? 1/8, 1/8, 1:1 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? पर आप निश्चिंत रहना, 1:1 आना जरूरी नहीं है, वो तो इस वाले एग्जाम्पल में आ रहा है। पर रूल क्या है, कुछ आया क्या समझ में? हाँ सर। ठीक है यस सर। बेटा, मैं आपको बताऊं, मैं सीरियसली बताऊं ना, आप कहोगे ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना बता दिया। अगर कोई क्रैश कोर्स होता तो मैं ये सब कुछ भी नहीं लिखने वाला था, सीधे शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करता। और ये है मेन बात, ठीक है? अभी क्वेश्चन से आपको आ जाएगी बात समझ में। और होता क्या है, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, वो लैंग्वेज में और इसमें तो आपको दिखेगा कि 5 लाइन का 7 लाइन का क्वेश्चन है, पर आप कहोगे अरे सर इसकी तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो इसके बाद 5th नंबर होता है आपके पास लॉ ऑफ, एक मिनट, इसको बोलते हैं गेलू सेप लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। गेलू सेप का गैसीय संयोग का नियम। करनी, ठीक है? इन एनी chemical reaction the volume of gases combined or formed will
occurs in ratio of stoichiometric coefficient at constant temperature and pressure. ये भी आ जाएगा अभी समझ में। किसी अभिक्रिया में गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का संयोग या बनना सदैव, बेटा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैं SC से लिख दूं, ठीक है, रस समीकरणीय अनुपात सदैव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुपात में होता है। ठीक बेटा, रूल बहुत ही आसान है, आप ध्यान देना। रूल क्या है अभी सुन लो। N2 + 3H2 इससे 2NH3 बन रहा है। ठीक, नियत ये जरूर होता है T&P पर, नियत ताप पदार्थ। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 लीटर, इसका 3 लीटर अभिक्रिया करेगा। अब होगा क्या भाई, अपना दिमाग तो ये कहता था 1 और 3 लीटर मिलके, भाई अगर कोई लिक्विड होता तो कितना बनता बेटा, 1 और 3 लीटर मिलकर 4 लीटर बनता। 4 लीटर। 4 लीटर नहीं बनेगा। इसका रस समीकरण में इतने गुणांक कितना है, 2 लीटर। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये रूल है भाई। आपके पास ये है 2SO2 + O2, इससे बन रहा है आपके पास 2SO3। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। आप ये नहीं बोलोगे इसके 2 लीटर और इसके 1 लीटर से जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 लीटर बनेगा, ऐसा बोलना गलत है। वो कितना बनेगा, 2 लीटर। आ रही है मेरी बात समझ में? जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, उसके हिसाब से गैस का वॉल्यूम डिसाइड होता है। समझ गए मेरी बात? यस सर। Yes, sir. बहुत आसान सी बात है ये भी। ठीक है, अब बेटा आप ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मेन बात है अपने को तो जो मतलब है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान देना बेटा क्वेश्चन। देखो अब जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको वो क्या बोलेगा कि कॉपर के बड़ी वैल्यू, अभी मेरी वैल्यू गलत हो सकती है, 0.082 ग्राम रिएक्ट विथ 0.0014 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, एंड Cu2O is formed। फिर एक और डेटा देगा, कॉपर के 0.457 ग्राम reacts with 0.745 gram oxygen and CuO is formed। So these data are with accordance of, तो यह डेटा किस रासायनिक संयोग के नियम की पालना करते हैं। ठीक है, अभी आ जाएगी बेटा बात सुनो। अब देखो ये जो डेटा दे रखे हैं ना बेटा, इस डेटा के चक्कर में मत पड़ना,
ये डेटा दे रखे हैं, बड़े टिपिकल से डेटा दे रखे होते हैं, लैंग्वेज भी बड़ी होती है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये दे रखा है आपको, ठीक है। ये है हेलो सर, ये विथ के बाद क्या लिखे हैं? बोल रहा हूँ फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड नहीं, डेफिनेट रेशियो पहला है, अकॉर्डेंस लिखा हुआ है। थैंक यू। डेफिनेट प्रोपोर्शन पहला दे रखा है इसने, डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो जो था नियत, दूसरा बी दे रखा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित वाला, ठीक है। तीसरा दे रखा है रेसिप्रोकल, ये है व्युत्क्रम, और डी दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण। देखो आपकी स्क्रीन पे पूरा आ जाए, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ गया, राइटिंग भी थोड़ी ऐसी आई, पर कोई नहीं, आपको आ जाएगा समझ। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, अभी मैं ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या है इसमें समस्या आती है, स्टूडेंट देख के घबरा जाता है। क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, द 0.082 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंड विथ, रिएक्ट्स की जगह कंबाइंड ज्यादा वर्ड होता है, कंबाइंड विथ दिस 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, this 1 gram of oxygen and Cu2 is formed. The 0.457 gram of copper combined with 0.745 gram of oxygen and Cu is formed. Then identify the law which is with accordance these compounds. तो ये इस लॉ के अकॉर्डेंस में, कौन से लॉ के अकॉर्डेंस में ये कंपाउंड, हिंदी में लिखेगा कॉपर के इतने इतने ग्राम ऑक्सीजन के इतने इतने ग्राम से रिएक्शन करके या संयुक्त होकर Cu2O बनाते हैं। फिर कॉपर के दूसरा फिर ऐसे ही डेटा देगा, फिर बताएगा ये कौन से नियम की पालना करते हैं। तो ये बस बताना है आपको। जबकि 11th में क्या होता था कि वो बोल देता था कि ये नियम है, तो सिद्ध करके बताओ कि ये इस नियम की पालना करते हैं। बेटा वहां वो क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट पूरा आना चाहिए था। अब यहाँ क्या है बेटा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आसान है। यहाँ आप देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पूरा क्वेश्चन, आप ये लिख लो Cu2O एंड CuO एंड CuO। अब आप ये बताओ कितने एलिमेंट्स हैं बेटा इसमें, तो दो। और दो एलिमेंट से भाई दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही कंपाउंड बन रहे हैं ना बेटा। ऐसा अपने पास कौन से नियम में था, गुणित में था, मल्टीपल में? मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बस यही पहचानना है आपको, दो एलिमेंट्स और दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा टाइप से कॉम्बिनेशन। तो बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, गुणित अनुपात का नियम हो गया। बस इतना सा देखते ही पता हो जाता है कि इसका बी ऑप्शन सही है। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? यस सर। अभी और एग्जांपल कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। यस सर। अभी बिल्कुल बेटा आपको समझ में आ जाएगी बात। Identify the laws of chemical combination. रासायनिक संयोग का नियम पहचान। बेटा आप देखो, आपको है ना डेटा इस तरीके से दे रखे होंगे, SO2 SO3 Xenon F2
xenon F4 xenon H6। ठीक है, तीसरा आपको दे रखा है PH3 PCl3 HCl। चलो अब मेरे को बताना शुरू करो बेटा। तो वो M से लिखेंगे तो वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल, और R से लिखेंगे तो वो रेसिप्रोकल होगा। पहला वाला बताओ कौन सा है? सर मल्टीपल है। मल्टीपल गुणित वाला है ना? यस सर। दूसरा वाला देखो बेटा, मल्टीपल। ये भी मल्टीपल है। वेरी गुड। इससे कंफ्यूज मत होना कि सर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर 3 दे रखे थे। अरे 3 होना ही जरूरी नहीं है। 3 हो तो 3 टाइप के एलिमेंट होने भी जरूरी है भैया, अलग अलग। रेसिप्रोकल लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस। अब देखो मैं आपको ये बता दूं, मैंने इतना सा लिखा है, लैंग्वेज तरह तरह की दे रखी होगी। इस वाले में, तीसरे वाले में क्या, फास्फोरस के इतने ग्राम हाइड्रोजन के इतने ग्राम से कंबाइंड होके PH3 बनाते हैं, फास्फोरस के इतने ग्राम क्लोरीन के इतने ग्राम से। बेटा लैंग्वेज बहुत बड़ी होगी, आप उस ग्राम क्वांटिटी से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब ऐसा ही मैं बताऊं, वो क्या बोलेगा, H2 प्लस हाफ O2 से इसने H2O बनाया। ठीक है, फिर उसने कहा कि उसने रिवर वाटर से H2O लिया। ठीक है, फिर उसने कहा सी वाटर से उसने H2O बनाया। लैंग्वेज में लिखेगा बकायदा। ठीक है, फिर वो क्या लिखेगा आपको कि एटमॉस्फेयर से उसने H2O बनाया। अब जैसे इस वाले में वो बोलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसने कहा 2 ऑक्सीजन आया 16, इसमें लिखा 1 आया। ठीक है, इसमें लिखा इसने, मतलब वो 0.1 आया, या ग्राम क्वांटिटी दे देगा इतने से ये पाया गया, ऐसे। मतलब आपको कंफ्यूज करना, आपको ये डेटा देखने ही नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप तो ये बताओ कि H2O को किसी भी विधि से बनाए, उसमें अलग अलग, उसमें ग्राम क्वांटिटी का रेशियो सेम होगा, तो ये हो जाएगा डेफिनेट प्रोपोर्शन का मेथड। यस सर। निश्चित अनुपात का नियम। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अरे आ रही है ना बात समझ में? यस सर। आपको वो दे देगा, एक रिएक्शन दे देगा 2A + 5B 6C + 3D। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, थोड़े वो डेटा टिपिकल दे सकता है, इसके 10 ग्राम, इसके 40 ग्राम से रिएक्ट करके इसके 20 ग्राम और इसके 30 ग्राम बनते हैं। ठीक है, तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? बोलो। 20 और 40 ग्राम नियत द्रव्यमान। हाँ, तो ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण लॉ, बहुत आसान सा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आ रही है बात समझ? सर ये फिफ्थ वाला बता दो एक बार कैसे। बेटा इसके 10 और 40 ये मिलके रिएक्टेंट के टोटल कितने हो गए? 50 ग्राम, और प्रोडक्ट में 20 और 30 मिलाकर कितने हो गए? 50 ग्राम। तो जितना रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट के ग्राम बन रहे हैं, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके सर। ठीक है, अच्छा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 2A + 5B इससे C बन रहा है। ठीक है, ये इसने गैस दे दिया, ये गैस दे दिया, ये गैस दे दिया। वो कह रहा है कि A के 2 लीटर, B के 5 लीटर से कंबाइंड होकर C के 1 लीटर बनाते हैं।
अब इसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। पहले तो मेरे को बताओ क्या ये स्टेटमेंट एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले बताओ क्या ये स्टेटमेंट गलत है क्या? नो सर। सही है ना। कई बच्चे तो कहते हैं 2 लीटर और 5 लीटर मिले तो सर 7 लीटर बनने थे। बेटा गैसेस में क्या नियम लगता है कि जो लीटर बनेंगे वो किसके हिसाब से बनेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और कौन से नियम को फॉलो कर रहा है ये, कौन से नियम की पालना कर रहा है? गैलुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हैं, आयतन का नियम। आ रही है बात समझ? बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। यस सर। चलो ये बताओ, SF2 SF4 SF4 SF6 बोलो। सर मल्टीपल मल्टीपल हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? गुणित वाला। यस सर। अच्छा ये बताओ बेटा, N2 बेटा अब है ना एक छोटा सा टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। N2O3 NH3 H2O H2O2। बेटा आपको बताना है एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इन सब में जो मल्टीपल लॉ किन किन से समझा सकते हैं अपन? सर कंपाउंड भी सेम हो सकते हैं। वेरी गुड। N2O एंड N2O3 N2O3 और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे अपन? H2O H2O एंड सॉरी H2O2 और N2O H2O2 ये ले लेंगे। H2O2 था। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। रेसिप्रोकल के लिए कौन से ले सकते हैं अपन? इसमें भी 2 बन सकते हैं। बताओ कौन कौन से लो? 2 से ज्यादा। N2O ले लिया, फिर और इसके साथ क्या लूं मैं? NH3 हाँ NH3 ले लूं, ये हो गया। ठीक है, किसी ने ये भी लिया ना कि N2O3 लिया और H2O लिया और NH3 लिया तो भी सही है। ऐसे 2 और बन जाएंगे। किसी ने N2O लिया साथ में H2O2 ले लिया एंड NH3 ले लिया तो भी सही है। किसी ने ये लिया N2O3 लिया H2O2 लिया और NH3। बेटा क्या मेरी बात आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है, आप ये मोर देन सफिशिएंट है जिससे आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बेटा देखो मैं बताऊं, अब मैं अपनी बात है ना सारा अपन मैं 5 मिनट लूंगा आपको इसको, और कोई भी लेफ्ट नहीं करें बेटा। कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो शुरू की लैंग्वेज है आज तक आप घबराते आए और बहुत सारे स्टूडेंट की सर वो गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बुक में देखो, किसी टीचर के नोट्स देखो, अरे सर कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ता। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस बात पे फोकस्ड हो। आपको जब पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, बड़ी सी लैंग्वेज में। बिल्कुल भी देख के घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ और इससे कि सर इतने डेटा दे रखे थे, उल्टे सीधे ग्राम दे रखे थे, नहीं। मैं फर्स्ट नंबर पेज पे आता हूँ बेटा। फर्स्ट नंबर आपको जो बातें पता होनी चाहिए, जितना रिएक्टेंट के ग्राम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितने ग्राम भाग लेंगे उतने ही प्रोडक्ट के ग्राम बनेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ये बेटा आया हुआ है। कौन सी रिएक्शन में बेटा आप बिल्कुल ध्यान कर लेना, क्योंकि द्रव्यमान क्षति होती है, मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, इसलिए उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये नियम पढ़ो नहीं पढ़ो ये पता होना चाहिए कि भाई नियम की डेफिनेशन पढ़ लेना। एक मेन बात यह है कि किसी भी तरीके से CO2 या किसी कंपाउंड को ऑब्टेन करो, उसमें ग्राम क्वांटिटी का रेशियो फिक्स होगा।
नियम किस पे नहीं लगता है ये फिर इंपॉर्टेंट है, समस्थानिकों पे नहीं लगता। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बेटा अब इसमें क्या है, ये लैंग्वेज पढ़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, नहीं दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेन बात ये है क्वेश्चन के लिए जो पहला नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो पहला नंबर मैंने लिखा हुआ है ये शॉर्ट ट्रिक का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे ही फोकस करेंगे कि भाई 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और उनके कॉम्बिनेशन से 2 या 2 से कंपाउंड जरूर बनने चाहिए। तो अगर CO और CO2 के डेटा दे रखे हैं तो आप बोलोगे मल्टीपल प्रोपोर्शन है। H2O और H2O2 के डेटा दे रखे हैं तो ये है, ठीक है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड, 3 भी दे रखे हैं, कम से कम 2 देने जरूरी है, 5 दे रखे हैं तो भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इतनी आसान सी बात है बेटा। अगर मैं सही बताऊं, अगर क्या है क्रैश कोर्स होता तो मैं ये 15 मिनट में से सीधे यही है, ये कोई एग्जाम्पल भी नहीं बताता, ये पहचानने का तरीका है और काम निकलता है उससे, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल, बेटा रेसिप्रोकल में तो ये उलझते, पढ़ लेना आप एक बार, आपके पास अभी है समय, मतलब अभी तो 1 अगस्त को है आपका पेपर, अभी है समय, एक बार पढ़ लेना, ये इतना कोई पर उलझना नहीं है, ठीक है। एक रीडिंग मार ली, उलझना नहीं। मेन बात यही है कि ये पूछा जाएगा कि ये 3 एलिमेंट से, इसमें देखो ध्यान से, मेन बात ये है, यहाँ जो शुरू में मैंने डेफिनेशन से ऊपर लिखा है बेटा, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और उनके आपस के आपस के कॉम्बिनेशन से 3 कंपाउंड बनने चाहिए, कोई फर्जी कंपाउंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बस इसी से। और ये वाला जो लास्ट है गैली-सेक्स लॉ, ये बहुत ही आसान से, जो स्टोइशियोमेट्रिक रस समीकरण मितीय गुणांक 1 3 तो ये 2, ठीक है। 2 1 जोड़ना नहीं है वॉल्यूम में, गैस का वॉल्यूम जुड़ता नहीं है, एडिटिव नहीं होता है, योगात्मक नहीं होता है, बस ये बात इसने बताई, ठीक है। आ रही है बेटा मेरी बात समझ में, बोलो। तो यस अगर सर। आपको जो PDF मिलती है उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे अगर PDF टॉपिक वाइज है तो उसमें देखना, क्वेश्चन करना, आप पाओगे हाँ नहीं सर सही कह रहे थे, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इतना समझने के बाद हमसे क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो रहे, ठीक है बेटा। यस सर। तो ठीक है, जो तो अभी मैं PDF, बेटा आप लोगों को PDF मिल जाती है ना कॉमन ग्रुप में? यस सर। वो 3 4 5 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं भेज देता हूँ, तो वो सेंड कर देना बेटा आप लोग, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, बाय सर। हाँ ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट।